जायज़ा के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, पाकिस्तान की बहुत ही मोतबर शख्सियत, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के अंदर बेहिसी जिस मरहले पर है, इन हालात में भी एक शख्सियत ऐसी है जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो भी है और मुसलसल सरगर्म अमल भी है। जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे मेहमान हैं। आज हम कोशिश करेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से और पाकिस्तान के हालात के बारे में बातचीत करें। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में हूँ और इंसानी नाते मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैंने जो भी काम शुरू किए, सियाचिन से लेकर नगर पार तक, लाहौर से काबुल तक, मुझे कौम ने इसी तरह मदद की कि मैं क्या आपको बताऊं। मैं 33 कंट्री घुमाऊं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत चैरिटी करती है। बस एक चीज़ है, कम टैक्स चोरी छोड़ दें, ज़कात चोरी छोड़ दें, सादगी अपना लें, तो हमारा मुल्क एक बहुत दुनिया में एक नंबर पे आ जाएगा। हम जो भी पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये अपनी दौलत की तकसीम की वजह से हो रहा है। दौलत की तकसीम हमारे यहाँ गलत है। गरीबी बहुत फैल रही है। गरीब को ज़िंदगी बसर करने के लिए बड़ी मुश्किल ही पाकिस्तान में हो रही है। इस हालत में हर किस्म के मसाइल सामने आएंगे। जब दौलत की तकसीम सही हो जाएगी तो मुल्क बहुत आबाद हो जाएगा। ईदी साहब, ये दौलत की जो गैर मुसावी तकसीम है, इसको कौन ख़त्म करेगा? कोई और मुशर्रफ आएगा, कोई और ज़िया उल हक आएगा, या इमरान खान आएगा? किससे हम उम्मीद लगा के रखें कि ये दौलत की जो गलत तकसीम है, जिनके पास है बेतहाशा है, उनके पास नहीं है, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ये वो ख़त्म कौन करेगा? अल्लाह में के फरिश्ते आएंगे? बर्मा दुनिया को चावल देता था, वहाँ तलक करप्शन में पहुँचा कि चावल लेने वाला मुल्क बन गया। एक फौजी आया, नेवीन, नीचे से सारी असेंबली के मेंबरों को ख़त्म कर दिया। एक छुप गया, टेबल के नीचे बच गया। आज दिन तक उसने बर्मा को संभाला है। बर्मा फिर दुनिया को चावल दे रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क में अवामी तौर से तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़मींदार, जागीरदार, सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी इतनी गिरफ्त हो चुकी है कि बंदा सिर उठाने के काबिल नहीं। मैं तो एक बहुत तबके में काम कर रहा हूँ। मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, ना मैं मजहबी तकसीमों में हूँ। सारा दिन भूखे लोग, गरीब लोग, मिस्किन लोग मेरे पास आते रहते हैं। मैं सियाचिन से लेकर नगर पार तक, लाहौर से लेकर काबुल तक काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक एक्सीडेंट होता है, चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, कोई पुरसान हाल नहीं। मेरी फ़कीर की गाड़ी भीख मांग के रोडों पे खड़ा किया हुआ है दारा, वो उठा के इनको अस्पताल पहुंचाती हूँ। अस्पताल में इनको कोई दवा की ज़रूरत पड़ती है तो इंसानी नाते उसकी मदद करते हैं। रोड पे कोई भूखा बीमार पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर हम अपने होम में दाखिल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 20 होम है। कोई भी होम में करीब जो भी पड़े उसमें दाखिल कर देते। इसके बाद
हमारे पास एयर सर्विस है, एम्बुलेंस सर्विस है, और सर्विस के जरिए उनको कराची लाया जाता है। कराची मेन मरकज़ है जहाँ पे मैं, मेरी बीवी, मेरे बेटे बेटियाँ सब वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमें कुछ डिक्टेटर कहो या सख्त कहो, इसके सिवा हम काम की गिरफ्त करके बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि ईदी फाउंडेशन इतना बड़ा इदारा है, सिर्फ उसमें घर के अफराद शामिल हैं, आप किसी और पे एतबार नहीं करते या आपको अच्छे लोग आपकी तरह के नहीं मिलते? ऐसा मुल्क में पढ़े लिखे बहुत हैं, इंसान नहीं मिल रहा। इंसान की बड़ी तकलीफ है। पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है, उनमें क्या इंसान पैदा नहीं हो रहे? तालीम ले लेते हैं लेकिन इंसान नहीं बनते। मेरे जैसे सब काम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? जब इंसान की कमी है तो नहीं किया। मेरे माँ बाप हमेशा कहा करते थे कि बेटा पाकिस्तान तो जा रहे हो ठीक है, लेकिन किसी सरमाएदार से भीख मांगने नहीं जाना। सुभान अल्लाह। रोड पे खड़ा रहकर भीख मांग कर कौम को देने वाली कौम बनाकर मैंने वही किया। वही करते करते लाहौर की आज फुटपाथ पे मेयर रोड पे खड़ा रह जाऊं 2 घंटे तो मुझे 10 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। आपने जो सोच के ये मिशन शुरू किया था, जो मकसद आपके सामने था, वो मकसद कितना पूरा हो गया है? 100% पूरा हो गया है? 50% पूरा हो गया है? आप समझते हैं उस मकसद में आप पूरी तरह कामयाब हैं या हो जाएंगे? मैं अल्लाह के फजल से पूरी तरह कामयाब हूँ। पूरी तरह मिशन चल रहा है और अल्लाह चला रहा है। आपको परवेज मुशर्रफ से बड़ी उम्मीद थी। मैंने आपसे एक इंटरव्यू किया था वहाँ कराची आके, आपने कहा था परवेज मुशर्रफ बड़ी मुस्बत सोच का आदमी है, पॉजिटिव सोच का आदमी है, ये कोई अच्छा काम करेगा। वजह क्या हुई कि उसके दौर में भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं हो सके? पाकिस्तान अच्छाई की तरफ नहीं गया, पाकिस्तान के हालात खराब ही होते चले गए। मेरे लिए अच्छे थे। हमारे यहाँ सियासत गंदी है, जमहूरी है बराबर, सारा अच्छा है काम, लेकिन ईमानदार लोग नहीं है। इसके लिए फौज का डिक्टेटर आना जरूरी है। लेकिन फौज का डिक्टेटर आके भी वही सियासतदानों के हाथ में खेलने लगता है। नहीं, वो तो फिर इसकी कमजोरी होती है। देखें नेविन ने क्या करा, तो ऐसे हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हमें सियासतदान मारता है इतना फौजी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। एक ज़माने में आपको भी सियासत में लाने की कोशिश की थी, इमरान खान आपके पास आए, हमीद गुल आपके पास आए, मैंने उनको इनकार किया कि मैं बेनज़ीर को नहीं हटाने में कोई मदद करूंगा। तो मुझे इन लोगों ने कहा था कि हम आपको किडनैप करके ले जाएंगे, बयान दे देंगे। मैं उस दिन रात को लंदन चले गया। लंदन पहुंचकर मैंने बयान दे दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में ही रहूँगा, बशर्ते कि मेरे लिए एक मसला है, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। लेकिन ईदी साहब, अगर आप मुल्क के सरबराह हों, आप सियासत में हों, तो आप अपना मिशन और ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूरा, कभी ख्याल आता है कि आप मुल्क के सरबराह होते तो ज़्यादा अच्छे काम करते? नहीं, मैं उस लैंड को अच्छा पसंद नहीं करता। मैंने जो काम किया अपने तौर पे इंसानियत का भला, उसके फल बहुत अच्छे हैं और अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपको दावतें तो दी जाती रही होंगी, पेशकश तो होती रही होगी कि ईदी साहब हम आपको वजीर बना दें, ये कर दें, हमारे साथ शामिल हो मुख्तलिफ अदवार में। आपने भुट्टो का दौर देखा, उसके बाद आपने ज़िया-उल हक का दौर देखा, फिर बेनज़ीर नवाज शरीफ का दौर, मुशर्रफ का दौर, तो मुख्तलिफ अदवार में आपको पेशकशें तो हुई होंगी कि आप हुकूमत में कहीं हिस्सा बन जाएं। नहीं, मेरी इज्जत बहुत करते हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, ऑफरें भी आती रहती है, लेकिन मैं कभी भी एक नीचे तक तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। सियासत में काम नहीं हो सकता। बस मैं अपने फकीराना ज़िंदगी बसर करके
काम करना चाहता हूँ और काम कर। आज मेरे साथ मेरी औलाद है, मेरे बेटे, पोते, पोतियाँ, नवासे सब काम कर रहे हैं। आपके ख्याल से इन सियासतदानों में अच्छा दौर किसका था? ज़िया-उल हक गुजरा, भुट्टो साहब गुजरे, मुशर्रफ गुजरा, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, और अब भी एक दौर गुजर रहा है। आप समझते हैं कोई दौर ऐसा भी था जिसमें कुछ थोड़ी सी बेहतर, अयूब खान का दौर भी था, कुछ थोड़े से मुल्क के हालात अच्छे हुए हैं? जब भी फौजी हुकूमत रही, मुल्क का हालात अच्छे रहे। स्टेट बैंक में दौलत इकट्ठी होने लगी, फॉरेन करेंसी, फिर इसके बाद दिवालिया होते गए। मुशर्रफ के दौर में जलजला आया, हमने लाखों की तादाद में चादर मंगा ली, पाकिस्तान में नहीं थी, इंडिया से मंगा ली हमने। हमारे ऊपर उन लोगों ने पेनल्टी और ड्यूटी डाल दी। मेरा बेटा मुशर्रफ को फ़ोन किया, कहा कि बेटा कोई फिक्र नहीं, मैं अभी SRO निकाल देता हूँ। स्पेशल ऑफिस से घर पहुँचे तो SRO आ गया। कस्टम वाले बुलाने आने गए कि ले जाओ आपकी चादर। हमने कश्मीरों में घर घर चादरें बांटी। दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है, दौलत तो रोड पे खड़ा रहकर सरमाएदार मुझे भले ना दे, लेकिन मैं रोड पे खड़ा रहकर इकट्ठी कर लेता हूँ। इतनी दौलत है आपके पास, आपके इदारे के पास, आप फिर भी इतनी सादा जिंदगी बसर करते हैं। ऐसा मैं फकीर हूँ, मेरी नहीं है, ये कौम की है, अमानत है। मैं एक ऐसा इदारा देना चाहता हूँ दुनिया में, पाकिस्तान के हवाले से, कि दुनिया और हमारा मुल्क इस नाम पे आबाद हो जाए। 33 मुल्क आपने देखे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए हैं, आप कहीं मदद करने के लिए गए हैं, कहीं कोई मुल्क ऐसा भी लगा जो देखा आप कहीं ये मुल्क बड़ा अच्छा है, जहां आप समझते हो कि वहाँ निज़ाम बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं? कोई मुल्क भी आया आपको पाकिस्तान के अलावा? मैं हर जलजलों में, सैलाबों में, हर मुसीबतों छोटी बड़ी में जाता रहा हूँ। पैसा सिर्फ पाकिस्तानियों से लेता हूँ, ऑफर करते हैं, मना करते हैं। बैरूत में मैं गया, शाम के रास्ते मुझे किसी ने ना बॉर्डर पे रोका, शाम में फ्रीली मुझे जाने दिया। मैं बैरूत पहुंचा, मेरे पास डॉलर थे, मैंने लंगर शुरू किया, भूखों को खाना खिलाना। लोग रोटी बगैर, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े मालदार बिजनेसमैन सब भाग गए, बैरूत खाली पड़ा हुआ था। मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे, हम सब उधर काम करते रहे। कैंपों में खाना पहुंचाना, मैं जिस दुकान में जाऊं, दुकान को बोलूं कि तुम्हारा कितना कीमत होता है, ले लो, मैं ये गरीबों में तकसीम कर देता। दौलत मुझे पाकिस्तानी बहुत देते। अच्छा, एक बात देखने में आई है दी साहब, ये गुजरने वाले 30-40 वर्षों में हमारे मुआशरे के अंदर बेहिसी बहुत बढ़ गई है। लोग मर रहे हैं, पहले किसी के मरने पे, कत्ल होने पे लोग गमज़दा होते थे, दुखी होते थे, अब तो सामने आंखों के सब कुछ हो रहा होता है, कोई परवाह नहीं करता। इसकी वजह क्या है? लोग इतने बेहिस क्यों होते जा रहे हैं? मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, वो तो हैं ही, लेकिन आम आवाम के साथ भी ये कोई नफ्सियाती मसाइल है हमारे कि हम अब किसी सानहे पे, किसी हादसे पे दुखी नहीं होते। जब तक हम बड़े लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे, तब तक यही हाल होगा। मैं तो यही देख रहा हूँ, एक टारगेट किलिंग के नाम से कराची के अंदर रोज 25-30 बंदे, जवान लड़के एक दूसरे के मार रहे हैं। कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? वही सियासतदानों के पले हुए, उनके ग्रुपों के लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुर्बत है, बेकारी है, मुफलिसी है। तो उसका रिजल्ट यही निकला कि लोग बेचारे क्या करेंगे।
बच्चों को तड़पते हुए देख नहीं सकते, फिर पत्तों पे मांगने पे क्यों मुझसे कोई नहीं लूटता, क्यों मेरे पास कोई नहीं आता। सब कुछ क्योंकि मेरे पास हो या ना हो, मैं भीख मांग के भी रोडों पे खड़े रहकर, जब मैं भीख मांगने खड़ा रहता हूँ तो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मजदूर, कागज चुनने वाला, वो मुझे 100 के नोटें देकर जाते हैं। ये क्यों? और जब कार रैक निकलती है जिसमें एक सरमाएदार बैठा हुआ होता, अखबार पढ़ रहा होता, उसका ड्राइवर खड़े रख के 100 रुपया देगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी। जब तलक हम ये तफरी की नींद दूर करेंगे तब तलक हम एक कौम नहीं बनेंगे। हमें कौम बनना है, इंसान बनना है, इंसानी नाते ज़िंदगी बसर करनी है और करने देना है, और ये होना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? रोशन है, पाकिस्तान है? एक वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जरूर पाकिस्तान के अंदर भी कोई नवीन आ जाएगा, जरूर कोई एक इनकलाब ले आएगा, इनकलाब लाकर कौम का मुकद्दर बदलेगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए बना है, हमेशा के लिए रहेगा। और हमेशा आज थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, 18 लोगों को कत्ल कर दिया गया, पैसा लूट लिया गया, सिर्फ लूट के खातर। लाशें कोई लेने नहीं जा रहा था, डाकू भी कह रहे थे कि किसी को नहीं उठाने देंगे, सिर्फ हमेदी को उठाने देंगे। मैं गया, मेरी गाड़ी गई, सब गए, हम लेकर आया। मैंने उनको एक बात की कि तुम ठीक है, दौलत की तकसीम गलत है, इसकी वजह से तुम भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लूटते हो, लेकिन मारते क्यों? मारो नहीं, तुमने तो सारी फैमिली को भिखारी बना दिया। उन लोगों ने वायदा किया कि हम आइंदा मारेंगे नहीं। डाकू भी मुझसे मोहब्बत से बरतता है, चैरिटी करता है, मुझे सदके देते हैं, सब कुछ करता है। मैं लियारी के अंदर जो कोई एक्शन हो रहा था, मैं पहुंचा नहीं सकता था खाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अपील की कि इंसानों को मारो नहीं, कुछ नहीं है, ये मामूली इंसान है, भूखे हैं, आप हट जाओ, पुलिस हटा दो, इनको मेहनत पे जाने दो। हट गई पुलिस, सारा माहौल अच्छा हो गया। मैं राशन लेकर लियारी में गया, भूखे लोगों को खाना दिया, मेरे से जो कुछ हुआ मैं करता रहा। मैं अभी थर के अंदर लोग भूखे मरने का, बारिश नहीं होने से, मैं रोड पे खड़ा रहकर 3 घंटे के अंदर 22 लाख रुपए जमा कर लिए, राशन की ट्रक भर के रवाना किया। ईदी साहब, इस तरह लोगों की मदद तो होती रहेगी, भूखों के पेट भरते रहेंगे, लेकिन निज़ाम जो है उसको ठीक होना चाहिए ताकि ये जो लोगों को भूख से निजात मिल जाए। मैं इस तरफ ही आ रहा हूँ कि जरूर कोई ना कोई नवीन आएगा, जरूर फौज में से कोई नीचे आएगा। इनकलाब तो आना है। लोग समझते हैं इमरान खान ले आएगा, लोग समझते हैं फलां ले आएगा, इनके जरिए से कोई तब्दीली आ सकती है आपके? नहीं, इमरान खान 8-10 सीटें, असगर खान इनसे बड़े जलसे करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, कुछ नहीं हुआ।
ये हमारे कौम आवाम को समझ कब आएगी? ये आवाम जो है वो धोखे भी इनसे खाते हैं, फिर उनको अपने कंधों पे भी इन्हीं को सवार करते हैं। वो ब्लैकमेलिंग पे हैं, इसमें किडनैप में बेचारों को आवाज़ निकालने की ताकत नहीं है। यरगमाल बनाया हुआ है इनको। यरगमाल बनाया हुआ है। इसकी जान छुड़वाने के लिए इनकलाब जरूरी है, और इनकलाब भी फौजी होना चाहिए। कोई फौज में से आ जाए तो मुल्क की तब्दीली हो सकती है। आप मेरे ख्यालातों से सहमत नहीं रखेंगे। जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरियत में गंदे लोग बहुत परवेश होते हैं और आवाम को गुलाम बना के रखा जाता है। जायज़ा में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे तो ईदी साहब से बातचीत के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ।